बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 20 सितंबर और दिन है हफ्ते का। 4 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि एक निहायत ही सीनियर जनरल साहब का कुछ खुफिया जो डेटा है वो लीक हो गया है और उनके साथ पाकिस्तान कुछ दीगर अहम शख्सियात भी हैं जिनका खुफिया डेटा लीक हुआ है और इस मामले के ऊपर बड़ी परेशानी है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा कि ये क्या चक्कर है। दूसरे नंबर पर नून लीग के सीनियर तरीन जो रहनुमा हैं और आप यूं समझिए कि वो शरीफ खानदान का ही हिस्सा है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, बल्कि उन्होंने बाकायदा तौर पर यह मुतालबा नून लीग के अंदर ही कर दिया है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब से इस्तीफा लेकर इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और पीटीआई को भी साथ मिलाया जाना चाहिए। जो इलेक्शन चोरी के कुछ इल्जाम है उनके ऊपर, यह मामला क्या है, अचानक से नून लीग के अंदर ये क्या जो मामला वो फट पड़ा और साथ ही साथ रेहाना डार साहिबा जो हैं उनके मामले के ऊपर भी बड़ा इजहार यकजहती उनके साथ किया जा रहा है। इसमें कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। तीसरी खबर जी, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जिन्होंने दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की हैं इंसाफ के लिए, उन्हें वो इंसाफ नहीं देना चाहते हैं। क्यों इंसाफ नहीं देना चाहते, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिरी खबर जी ईमान मिजारी साहिबा के हवाले से है। ईमान मिजारी साहिबा जो हैं उनकी गिरफ्तारी का फैसला हो चुका है। उनको क्यों गिरफ्तार करना चाह रहे हैं, कब उनकी गिरफ्तारी होगी, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं जी, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर जो आपसे शेयर करनी है जी, वो ये है कि एक अहम सीनियर रिटायर्ड जनरल साहब जो हैं उनका कुछ खुफिया डेटा के या मोबाइल डेटा आप कहें, जाहिर सी बात है मोबाइल में खुफिया डेटा या पर्सनल डेटा ही होता है, वो चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। ना सिर्फ उनका बल्कि उनके साथ पाकिस्तान की कुछ अहम शख्सियात और पाकिस्तान की अवाम का डेटा चोरी होने का भी जो इंकशाफ है वो हुआ है। ये जी चेयरमैन पीटीए हैं जी, उन्होंने सेनेट की कायमा कमेटी को कुछ ब्रीफिंग दी है और उस ब्रीफिंग में उन्होंने बड़े खौफनाक किस्म के जो इंकशाफात हैं वो किए हैं जी। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानियों का डेटा डार्क वेब पर बराए फरोख्त है। जितने लोगों ने हज के लिए अप्लाई किया था सबका डेटा भी डार्क वेब पर मौजूद है। 500 रुपए देकर किसी भी शख्स का डेटा लिया जा सकता है। मेरा अपना सिम का डेटा 2022 से डार्क वेब पर है। तो ये जी चेयरमैन पीटीए जो है वो जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने ये सेनेट की कमेटी को ब्रीफिंग करते हुए ये खौफनाक इंकशाफात जो हैं वो किए हैं। ये वही चेयरमैन पीटीए हैं जिन्हें अभी कुछ रोज पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज़ाद जो जज हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब, उन्होंने ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था, लेकिन 2 दिन के बाद उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही इंट्रा कोर्ट में जब इन्होंने दरखास्त दी तो जो फैसला था वो मुअत्तल कर दिया गया और इनको ओहदे के ऊपर वापस जो है वो बहाल कर दिया गया। अब नाजरीन ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि पाकिस्तानियों का डेटा, मतलब है कि वो आप 500 रुपए देकर डार्क वेब से हासिल कर सकते हैं किसी भी पाकिस्तानी का। जनरल रिटायर्ड साहब जो हैं ये भी पाकिस्तान की अहम शख्सियात हैं। जल्द से बार जब कोई जनरल बनता है तो वैसे ही अहम हो जाता है। तो इनका अपना जो सिम का डेटा है जी वो डार्क वेब पर मौजूद है। यानी कि आप किसी का भी कोई पर्सनल डेटा हो या कोई खुफिया डेटा हो, जैसे बात है मोबाइल के अंदर सिम के अंदर आपकी पर्सनल चीज़ें होती है, आप किसी को शेयर तो नहीं करते हैं, वो एक तरह से लीक होने का जो इंकशाफ है जी वो ये कर रहे हैं। और पाकिस्तान का मतलब है कि जो पाकिस्तान की अवाम है उनकी कोई अब प्राइवेसी नहीं रही है। उनका जो डेटा है वो डार्क वेब पर मौजूद है, वहां से कोई भी 500 रुपए देकर हासिल जो है वो कर सकता है। जाहिर सी बात है जब आपकी तमाम तर जो तवज्जो है वो इस बात पर मरकूज होगी कि जो सहाफ़ी आज़ाद हैं, जो बात करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से खबरें देते हैं, उनके पीछे जो है वो लगाया जाए, उनके चैनल्स को जो है वो टारगेट किया जाए, उनके अकाउंट्स को जो है वो मॉनिटर किया जाए, तो जो असल काम है आपका उस काम की तरफ तो फिर तवज्जो नहीं होगी और फिर इसी किस्म की जो इंकशाफात हैं, जो स्कैंडल्स हैं बड़े बड़े, वो सामने आएंगे। अब ये बज़ाहिर बड़ी छोटी सी खबर जो है वो लगाई गई है, लेकिन ये छोटी खबर नहीं है, ये बहुत ही भयानक खबर है। ऐसा क्यों हो रहा है कि पाकिस्तानियों का जो एक पर्सनल डेटा है मतलब उनकी कोई प्राइवेसी नहीं रही, उनका इस तरीके से जो डेटा है वो डार्क वेब के ऊपर जो है वो सेल हो रहा है और हो सकता है बहुत सारे लोगों को मालूम ही ना हो। बल्कि ये जो हज के लिए अप्लाई करने वाला मामला था ना, मुझे खुद याद है कि एक काम से मुझे बैंक जाना पड़ा, तो वहां पर जो बैंक ऑफिसर्स थे वो लोगों को पकड़ पकड़ के उनसे पूछ रहे थे कि जी आपने हज जो है वो हज की ख्वाहिश है या हज की अगर आपको ख्वाहिश है तो आप जो है वो हमें अपना जो डेटा है कुछ वो आप हमें दे दें ताकि हम आपका डेटा एंटर कर लें। तो जो सऊदी हुकूमत है वो कोई इस तरह से करना चाह रही है जी कि डेटा जो है वो ले रही है ताकि कल को जब आप हज करें तो डेटा पहले से होगा तो अप्लाई करने में आपको बड़ी आसानी हो। तो अब आप ये देखेंगे एक तरफ बैंक वाले ये कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये बड़ा जो स्कैंडल है वो आ रहा है और लोग भी कुछ जो सादा किस्म के थे वो मतलब दे रहे थे।
और आखिर क्यों ना दें? जब किसी से ये पूछा जाता है कि क्या आपकी हज की ख्वाहिश है, तो कौन ऐसा शख्स होगा कि जो कहेगा कि मेरी हज की ख्वाहिश नहीं है? सबकी ख्वाहिश है, मेरे समेत आप समेत सब लोगों की जो ख्वाहिश होती है जी कि हम भी अल्लाह के घर जाएं, उम्रा करें, हज करें, सबकी ख्वाहिश होती है। अब सवाल भी देखें कैसे तरीके से होगा। आप ये पूछें ना उनसे कि क्या आप मतलब है कि कोई आप अफोर्ड कर सकते हैं हज करना, और अगर आप वाकई अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपना जो डेटा है जी वो दे दें, या आपने आगे कुछ टाइम में अप्लाई करना है, आपकी इस प्लानिंग में है। ख्वाहिश पूछेंगे तो फिर सब यही कहेंगे जी हमारी ख्वाहिश है। तो बहरहाल जी एक बड़ा स्कैंडल है जो कि सामने आया है। दूसरी खबर जो आपसे शेयर करनी है वो ये है जी कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब, ये मरियम नवाज के शोहर हैं, नवाज शरीफ के दामाद है, शरीफ फैमिली का बड़ा इंपॉर्टेंट ये हिस्सा है जी। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, एक तकरीब से इन्होंने खिताब भी किया, और इस खिताब में एक तो बात इन्होंने ये कही है जी कि जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उनसे एक मरतबा ये गुफ्तगू कर रहे थे, और उन्होंने पूछा रिहाना डार साहिबा के साथ तो बड़ी जो ज्यादती है वो की गई, जिस तरीके से उनको मतलब धक्के वगैरह दिए गए, या मतलब है कि उनको जो है वो जिस तरीके से अरेस्ट वगैरह किया जाता रहा, या उनके साथ जो हमारे जो इदारे हैं जो उनका रवैया है, तो ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा जी कि मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम इसमें मेरा कोई जो किरदार है वो बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि रिहान डार साहिबा के सामने आप ही थे जिसके बाद फॉर्म 47 जो है वो बनाना पड़े, और फिर जो इलेक्शंस था वो आपके जो है वो नाम हुआ, और 2018 में भी ऐसा ही हुआ। खुद ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जी कि मैंने जनरल बाजवा को कॉल की और फिर उसके बाद मैं इलेक्शन हार रहा था, फिर अचानक से मैं इलेक्शन जो है वो जीत गया। तो बहरहाल जी कहने का मकसद ये है कि ये जो बात अब कैप्टन सफदर ने कह दी है ना, ये इस बात को जाहिर करती है कि ये जो कुछ भी इस वक्त जुल्म जबर फस्तायत हो रही है ना, नून लीग अब कस्में उठा रही है कि इसमें हम लोग शामिल नहीं हैं, इसमें आपको पता है कौन शामिल है, और सारा जो मलबा है वो वहां पर इस वक्त जो है वो डाला जा रहा है। तो ये ख्वाजा आसिफ की एक स्टेटमेंट थी, वो उन्होंने जिक्र किया, और फिर दूसरे नंबर पर वो ये कहते हैं, बल्कि उन्होंने डिमांड की है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब से इस्तीफा जो है वो लिया जाना चाहिए, और इलेक्शन चोरी के हवाले से इनके ऊपर जो मुकदमा है वो चलाया जाना चाहिए। और वजह उन्होंने ये बताई जी कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों जो है वो सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं उनके हवाले से कहते हैं जी कि इन्होंने मैंडेट चोरी किया, और इन्होंने जो इलेक्शन में धांधली है वो की, और इलेक्शन जो है वो चोरी किया, तो इसलिए फौरी तौर पर उनसे इस्तीफा जो है वो लिया जाना चाहिए, और मुकदमा होनी चाहिए, और इंक्वायरी होनी चाहिए, और कोई नया जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जी वो होना चाहिए। नाम भी उन्होंने लिया, लेकिन उसके साथ उन्होंने ओवरऑल जो दीगर मेंबरान थे उनके हवाले से भी उन्होंने कहा, और साथ में उन्होंने ये भी कहा जी कि जब भी नए इलेक्शन अब आइंदा हो तो वो तभी होने चाहिए कि जब एक नया और गैर जानिबदार जो इलेक्शन कमीशन है वो हो, और उनके अंडर जो इलेक्शन है वो होने चाहिए, ताकि मैंडेट चोरी का या इलेक्शन धांधली का कोई इल्ज़ाम जो है वो ही ना लगा सके। तो इमरान खान साहब ने हल पेश कर दिया था। इमरान खान साहब तो कानून साजी भी ले आए थे कि जो मशीन्स हैं, मैं वो याद नहीं रहा मुझे, इलेक्शंस के लिए मशीन्स जो है वो यूज़ की जाए, वहीं पर वोट जो है वो कास्ट और ऑटोमेटिकली वहीं से ही जो एक नतीजा है वो कंप्यूटराइज निकल आए। खैर इन इलेक्शन में भी पीटीआई तो जीती हुई थी, फिर उसके बाद जिस तरीके से फॉर्म 47 जो है वो बनाए गए, सबके सामने है, खुली धांधली नंगी धांधली की गई, सबको मालूम है कि ये फॉर्म 47 जाली है, नतीजे बदले गए हैं। तो अगर मशीनें होती और उससे भी नतीजे बदल लिए जाते तो तब भी यही जो है वो सिस्टम होता, यही ताकतवर होते, अनलेस कि आपकी जो अवाम है वो खड़ी नहीं होती और एक इनकलाब जो है वो नहीं आता, और एक सही मानों में कोई जो जमहूरी हुकूमत है वो नहीं बनती। तीसरी खबर जी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के हवाले से है जी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं वो इंसाफ नहीं देना चाहते इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस को। क्यों ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ जी? सीनियर सहाफ़ी हैं हसनात मलिक साहब, उन्होंने बड़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है गुफ्तगू करते हुए। उन्होंने कहा है जी, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस इस निज़ाम के लिए नापसंदीदा जजेस हैं तो ये 5 जजेस जस्टिस याह्या अफरीदी के लिए पसंदीदा कैसे हो सकते हैं? अभी जो 5000 जजेस हैं ये सिस्टम के नापसंदीदा हैं, और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं इनको इंसाफ कैसे दे सकते हैं, यानी कि उनके पसंदीदा कैसे हो सकते हैं? जस्टिस याह्या अफरीदी अगर इन जजेस को सपोर्ट करेंगे यानी कि इंसाफ देंगे तो वो जैसे इस निज़ाम के तहत इतने बड़े ओहदे पर आए हैं तो इनकी सल्तनत ऐसे नहीं रहेगी। ज़र सी बात है, असल मसला तो 26वीं तरमीम और उसके बाद आने वाले जजेस है ना, तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी भी 26वीं तरमीम के ही बेनिफिशरी है ना, उसके बाद ही ये चीफ जस्टिस तैनात हुए हैं ना। तो अगर उन जजेस को इंसाफ मिलेगा या उनको उनकी सुनवाई होगी और चीफ जस्टिस उनकी सुनवाई करेंगे तो फिर उसके बाद इनकी अपनी जो सल्तनत है वो कैसे बरकरार रहेगी? तो इसलिए जी बिलाशुबा जो एक प्रोसीजर है वो उन्होंने ज़रूर अडॉप्ट किया है, दरखास्तें लेकर आए हैं, 500 जजेस जो हैं वो आए हैं।
लेकिन कोई उम्मीद ना रखी जाए कि उन जजेस को जो इंसाफ है वो मिल पाएगा सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि अगर ऐसा होता है, उनको रिलीफ मिल जाता है, उनकी बात सुनी जाती है, तो फिर चीफ साहब की अपनी जो सल्तनत है वो कैसे कायम रहेगी। और जाहिर सी बात है वो इस सिस्टम के पसंदीदा जजेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मेरिट के ऊपर, इंसाफ के पर मबनी फैसले करते हैं, किसी भी ताकतवर के दबाव में वो नहीं आते, तो इसलिए वो सिस्टम के नापसंदीदा हैं और इस सिस्टम के ही बेनिफिशरी हैं चीफ जस्टिस अफरीदी साहब। इसी 26वीं तरमीम की वजह से ही वो चीफ जस्टिस बने हैं। तो अगर ये जजेस उनके पसंदीदा होंगे तो फिर सिस्टम नहीं चल पाएगा, और अगर ये उनके नापसंद तो फिर दूसरे मानों में यही फिर बात निकलती है कि ये उनके भी पसंदीदा नहीं है। तो अगर उनके पसंदीदा नहीं है तो फिर जो इंसाफ है वो कैसे मिल सकता है। ईमान मिजारी साहिबा के हवाले से भी आपको बताता चलूँ जी, इनकी गिरफ्तारी का फैसला हो चुका है और एस्टेब्लिशमेंट के कुछ जो है वो हम ख्याल या एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी समझने वाले जो कुछ सहाफ़ी हैं जी, जो उनकी बात आगे आकर पहुंचाते हैं, वो ये कहते हैं जी कि अगले महीने अक्टूबर के, मतलब है कि तीसरे हफ्ते में 20 अक्टूबर तक ईमान मिजारी साहिबा जो हैं उनकी जो गिरफ्तारी है वो हो जाएगी। क्यों उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी और क्यों उनकी जो गिरफ्तारी है वो लाजमी करना चाहते हैं इस वक्त ताकतवर हल्के, दो रीज़न हैं इसकी जी। एक रीज़न तो ये है कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है उनको बचाना है। जिस तरीके से उनके रिमार्क्स थे ईमान मिजारी साहिबा के हवाले से, हरासगी से रिलेटेड धमकी अमेस उनके हवाले से पिटीशन भी जो है वो दायर की गई, तो उनकी जो कुर्सी है बिल्कुल ख़तरे में है। और इस पर हमने ये भी देख लिया कि जब ईमान मिजारी साहिबा दरख्वास्त लेकर गई, जो हरासगी सेल था, हरासगी कमेटी थी जस्टिस ईमान रिफत इम्तियाज़ साहिबा उनके पास, तो उनको उस कमेटी की सरबराही से हटाकर जस्टिस इनाम मिनहास जो हैं उनको लगा दिया गया, जो कि 26वीं तरमीम वाले जज हैं। और उन जजों के हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब ये कहते हैं जी कि वो तो हमारे साथ बैठ कर केसेस भी नहीं सुनना चाहते। क्यों नहीं सुनना चाहते? शायद कोई शर्मिंदगी होगी कि इन जजेस के साथ हम आंखें जो है वो कैसे मिलाएंगे कि हम जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब डिज़र्व करते थे चीफ जस्टिस बनना, लेकिन जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर साहब को चीफ जस्टिस बना दिया गया। तो बहरहाल जी, एक तो ये है जी कि उनका जो मुकदमा है हरासगी वाला वो भी उन्होंने लेकर गई हुई हैं, और दूसरा उन्होंने रेफरेंस भी दायर किया हुआ है जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके अगेंस्ट, और सारी डिटेल्स जो है वो वहाँ पर भी बताई हुई हैं। तो इस चीज़ के भी बड़े वाज़ेह सबूत हैं जी, वाकई उनकी जानिब से जो अल्फाज हैं वो कहे गए। तो एक कैसे किसी वकील को आप इस तरीके से अल्फाज जो है वो कह सकते हैं? ये तो साफ साफ यही जाहिर होता है जी कि आप धमका रहे हैं या आप हरासा जो है वो कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पर ये कि ईमान मिजारी साहिबा जो हैं वो वकला जो तहरीक है इसमें भी वो फ्रंट पर आ गई हैं। अभी जो पीछे तहरीक चली, जो 5 जजेस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो भी आए पिटिशन दायर करने के लिए, तो उस वक्त दूसरी तरफ जो वकील थे उन्होंने भी एहतजाज किया, उनकी भी जो तहरीक थी वो चली। इस तहरीक को जो लीड कर रही थी वो ईमान मिजारी साहिबा थी, और इसमें जो सबसे ज़्यादा मुतहरिक थी, या आप यूँ कहें कि ये जो एक वकला तहरीक थी इसके अगर कोई बुनियादी मुहर्रिक थे तो वो ईमान मिजारी साहिबा इसीलिए ही थी कि वही जो है वो फ्रंट के ऊपर थी। तो डर ये है जी कि कहीं अगर ये वकला तहरीक वो मुशर्रफ वाले टाइम पर जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार बहाली वाली जो तहरीक है उसमें अगर कन्वर्ट हो गई, और ऊपर से इमरान खान साहब एहतजाज, मिशन नूर, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो फिर उसके बाद हमारा कहीं जो तख्त है वही ना उल्टा जाए। तो इसलिए ईमान मिजारी साहिबा जो हैं उनकी जो गिरफ्तारी है वो ज़रूरी है। तो इस वजह से उनको मेरी समझ में गिरफ्तार जो है वो करना चाहते हैं। तो बहरहाल जी, ये एक और जो खबर है जी उनके हवाले से सामने आई है। तो ये जी आज की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। मैं एक मिनट अपने नोट्स चेक कर लूँ जी, मज़ीद कोई चीज़ आपसे जो शेयर करनी है। तो ये जी 4 इंपॉर्टेंट खबरें थी जी। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।